संबंध जोड़ना एक कला है, संबंधों को निभाना एक साधना है। संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना होता है और कभी-कभी स्वयं हारना भी होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना है। संबंध कभी भी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, वो टिकते हैं सुंदर हृदय और कभी न टूटने वाले विश्वास से। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। और आइए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जानते हैं कि हेलो इंडिया में आज क्या कुछ है खास। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय, राज्यवार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। इसके साथ ही आज की गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर। बताएंगे ऐसी खबर जो होगी आपके काम की, यानी न्यूज यू कैन यूज। साथ ही इतिहास के पन्नों में आज का दिन क्यों है खास, इस पर भी डालेंगे नजर। और आज के दिन से जुड़ी शख्सियत के बारे में भी करेंगे बात। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले आधे घंटे तक हेलो इंडिया में। और आइए अब नजर डालते हैं देश की बड़ी राष्ट्रीय सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान है। इन जिलों में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा शामिल है। इनमें 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। चौथे चरण में 624 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। सवाजपुर के लिए सबसे अधिक 15, जबकि पलिया और सिवाता सीट पर सबसे कम 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में मतदाताओं की कुल संख्या 2 करोड़ 13 लाख है। इनमें 1 करोड़ 14 लाख पुरुष, 99 लाख 30 हजार महिलाएं और 966 ट्रांसजेंडर हैं। इस चरण के लिए कुल 24,643 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने कोरोना नियमों में एक बार फिर ढील दी। ताजा गाइडलाइंस में चुनाव आयोग ने जिलाधिकारियों की पूर्व अनुमति से रोड शो की इजाजत दे दी है। नई गाइडलाइंस के अनुसार चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों की बैठकों, रैलियों, रोड शो के लिए 50% क्षमता की पाबंदी को भी अब हटा दिया है। उत्तर प्रदेश में बाकी बचे 3 चरण के चुनाव प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार के प्रयासों की वजह से अब उत्तर प्रदेश में डर का माहौल दूर हो गया है। लोगों को आगे बढ़ने के रास्ते खोले गए हैं, विकास के नए रास्ते बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से 2017 तक उन्होंने परिवारवादियों का कामकाज, कारोबार और कारनामे बहुत करीब से देखा है। 2017 से पहले बस्ती, गोंडा, बहराइच और बलरामपुर के लोगों ने बहुत भेदभाव झेला है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और परिवारवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में रैली की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने पूरी ईमानदारी से मणिपुर के विकास का प्रयास किया है और अगले 25 साल के लिए उसके विकास की एक ठोस नींव तैयार की है। इम्फाल में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में राज्य में स्थिरता और शांति बहाल करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसे अब स्थायित्व देना है और इसके लिए फिर बीजेपी की सरकार बनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए सीबीएसई और कई अन्य बोर्ड ऑफलाइन परीक्षाओं पर आज सुनवाई की जाएगी। याचिका में अन्य माध्यमों से परीक्षा कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 26 अप्रैल से बोर्ड परीक्षाएं कराने का फैसला किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भाषाई विविधता सदैव ही हमारी सभ्यता का आधार रही है। हमारी मातृभाषाएं सिर्फ संवाद का ही माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमें हमारी विरासत से भी जोड़ती है, हमारी पहचान को परिभाषित करती है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर उपराष्ट्रपति ने
शिक्षा से लेकर प्रशासन तक हर क्षेत्र में मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने सबसे पहले सीखो और बोली गई जो मातृभाषा है उसे जीवन की आत्मा बताते हुए अपने विचारों और अपने भाव को रचनात्मक रूप से अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 6 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग झुलस गए। प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताते हुए जान गंवाने वाले परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने वैश्विक और घरेलू घटनाक्रम से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने नियामकों से हालात पर करीबी नजर बनाए रखने के लिए कहा है। एफएसडीसी की इस बैठक में वित्तीय क्षेत्र में तमाम नियामक शामिल हुई। यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई से पैदा हुए संकट के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक सप्ताह तक चलने वाले विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्मरणोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जी किशन रेड्डी ने डिजिटल रूप से किया। यह देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए अखिल भारतीय कार्यक्रम है। वैश्विक बाजारों में घबराहट का असर घरेलू शेयर बाजारों पर भी पड़ रहा है और दोनों प्रमुख सूचकांक भारी गिरावट के साथ खुले। शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला लगातार 5वें कारोबारी सत्र में भी जारी रहा। सेंसेक्स 383 अंक लुढ़ककर 57,300 अंक के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 114.45 अंक यानी 0.67% की गिरावट के साथ 17,092.20 अंक पर बंद हुआ। और आइए अब नजर डालते हैं NEWS यानी कि राज्यवार सुर्खियों पर। कर्नाटक विधानसभा ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने वाले विधेयकों को पारित कर दिया। इसके साथ ही सदन को 4 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा 25 फरवरी तक चलनी थी, लेकिन विपक्षी विधायकों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इसे पहले ही स्थगित कर दिया गया। केरल विधानसभा में कांग्रेस नीति यूडीएफ ने लोकायुक्त अध्यादेश पर चर्चा को लेकर सदन से वॉकआउट किया। यूडीएफ के सदस्य सदन में शून्यकाल के दौरान अध्यादेश का मुद्दा उठाते हुए सदन की अन्य सभी कार्यवाही को रोककर इस विषय पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। मिजोरम विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति के संबोधन के साथ शुरू हो गया। मुख्यमंत्री जोरामथांगा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए गुरुवार को वार्षिक बजट पेश करेंगे। बजट सत्र में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। बजट सत्र 10 मार्च तक चलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री कृषि पर भी अलग से बजट पेश करेंगे। प्रदेश में 9 फरवरी को बजट सत्र शुरू हुआ था। राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव का सरकार की ओर से 15 फरवरी को जवाब दिया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्वालियर में 65 करोड़ की लागत से निर्मित संयुक्त राजस्व भवन, वीर सावरकर उद्यान और जिला पंचायत भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर सरोवर के जीर्णोद्धार के साथ उसका सौंदर्यीकरण भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा स्थित सुपरटेक ट्विन टावर पर हथौड़ा चलने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बिल्डिंग को तोड़ने के लिए हाईटेक मशीनों के साथ इंजीनियर्स समेत 100 लोगों की एक टीम काम कर रही है। दिल्ली के शॉपिंग सेंटर और मॉल संचालकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कोविड पाबंदियों में ढील देने का आग्रह किया है। संचालकों ने रात 8 बजे के बाद भी मॉल खोलने की अनुमति मांगी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों के बाद सरकार ने कोविड के कारण लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा लिया है। हालांकि लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और मास्क लगाने की अपील भी की गई है। तमिलनाडु के रामेश्वर में मासी उत्सव का शुभारंभ हो गया है। रामनाथ स्वामी मंदिर में ध्वजारोहण के साथ इस उत्सव की शुरुआत हुई। राजस्थान में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बाड़मेर जिले में दिन का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। बाड़मेर में 36.9 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 35.8 डिग्री और जोधपुर में
34 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद कश्मीर घाटी में ठंड फिर बढ़ गई है। हालांकि गुलमर्ग में हो रही बर्फबारी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री केपीएससी ललिता का मंगलवार देर रात निधन हो गया। 74 वर्षीय अभिनेत्री ने केरल के त्रिपुनिथुरा स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उन्हें 2 फिल्मों में उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। यूक्रेन और रूस विवाद के बीच अमेरिका अब एक्शन में आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने और आर्थिक मदद रोकने का ऐलान किया है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि उनका एक सैनिक मारा गया है। यूक्रेन की सेना की ओर से भी ये कहा गया है कि उसके 6 सैनिक घायल हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पूरे डोनबास को अलग देश की मान्यता दे दी गई है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। As we respond, my administration is using every tool at our disposal to protect American businesses and consumers from rising prices at the pump. As I said last week, defending freedom will have cost for us as well and here at home. We need to be honest about that. But as we do this, I'm going to take robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at the Russian economy, not ours. We're closely monitoring energy supplies for any disruption. We're executing a plan in coordination with major oil-producing consumers and producers toward a collective investment to secure stability in global energy supplies. प्रधानमंत्री अमेरिका कनाडा ने भी रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रूस के यूक्रेन में बलों की तैनाती के जवाब में उन्होंने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन पर बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने दुनिया के नेताओं से स्थिति को शांत करने के लिए राजनयिक प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया है। यूक्रेन में 242 लोगों को लेकर मंगलवार रात भारत पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई लैंडिंग। और इन सब के बीच यूक्रेन से 242 लोगों को लेकर मंगलवार रात एयर इंडिया की फ्लाइट पहुंची। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में कहा है कि भारत यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर हो रही गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि रूसी संघ के साथ लगी यूक्रेन की सीमा पर बढ़ता तनाव गंभीर चिंता का विषय है। इन चीजों से क्षेत्र की शांति और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। भारत ने इसके साथ ही सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारत का एक संसदीय दल इन दिनों संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 5 दिवसीय दौरे पर है। आज लोकसभा अध्यक्ष अबू धाबी के राष्ट्रीय एक्वेरियम और बीएपीएस मंदिर के दर्शन करेंगे। अमीरात की संसद फेडरल नेशनल काउंसिल को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को एक बार फिर दुनिया के सामने रखा। ऊर्जा और अर्थव्यवस्था समेत कई और क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर इस दौरान जोर दिया गया। और आइए अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घर जल के तहत पानी और स्वच्छता पर केंद्रीय बजट 2022 के सकारात्मक प्रभाव पर वेबिनार को आज संबोधित करेंगे। साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों के वेबिनार को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित पहले के प्रभावी कार्यान्वयन के स्वरूपों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया है। यह वेबिनार सरकार द्वारा लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड शीर्षक पर जारी वेबिनार की श्रृंखला का हिस्सा है। इसमें सरकारी अधिकारी, विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि, संस्थान, सलाहकार, विषय विशेषज्ञ, रियल एस्टेट डेवलपर्स और अन्य हितधारक हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय जल स्वच्छता और स्वच्छता कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन करेंगे। साथ ही आज लोकसभा की कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति, कोयला, खान और इस्पात समिति और वित्त संबंधी स्थायी समिति की बैठक भी आयोजित होगी। अगर आप सरकार से पेंशन ले रहे हैं या फिर भारतीय जीवन बीमा निगम LIC से आपने बीमा पॉलिसी ले रखी है तो ये खबर आपके काम की है। सरकारी पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी है और इसी तरह जल्द ही LIC अपना IPO लेकर आ रही है। LIC के IPO में 31,62,49,885 शेयरों की बिक्री की जाएगी। इनमें से 10% यानी 3.16 करोड़ शेयर उन लोगों के लिए रिजर्व होंगे जिनके पास LIC की पॉलिसी है। और LIC के IPO लेने की इच्छा रखने वालों को किन बातों का ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। पेंशन भोगियों के लिए काम की खबर है। तय डेडलाइन के अनुसार इस साल सभी पेंशन भोगियों को 28 फरवरी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। अगर पेंशन भोगी ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी पेंशन रुक जाएगी। दरअसल पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। ऐसा न करने पर उनकी पेंशन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाती है। इस बार कोरोना काल को देखते हुए केंद्र सरकार ने पेंशनरों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया है। लाइफ सर्टिफिकेट उस बैंक, डाकघर या अन्य वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है जहां पेंशन आती है। लाइफ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से जमा कराया जा सकता है। लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन भोगी के जिंदा होने का सबूत होता है। पेंशन जारी रखने के लिए इसे जमा करना जरूरी है। दूसरी काम की खबर LIC पॉलिसी होल्डर के लिए है। ये खबर उन LIC बीमा धारकों के लिए है जो LIC के IPO में पैसा लगाना चाहते हैं। इसके लिए आपको अपना पैन कार्ड अपडेट कराना जरूरी है। पैन अपडेट कराने की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। इसलिए पॉलिसी धारक चेक कर लें कि रिकॉर्ड में दिए पैन की जानकारी सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो पैन की जानकारी को अपडेट कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर IPO में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। LIC के IPO में 31,62,49,885 शेयरों की बिक्री की जाएगी। इनमें से 10% यानी 3.16 करोड़ शेयर उन लोगों के लिए रिजर्व होंगे जिनके पास LIC की पॉलिसी है। तस्वीरें बोलती हैं। फिलहाल ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं रूस में आयोजित इग्लू फेस्टिवल की खूबसूरत तस्वीरों के साथ। -16 डिग्री सेल्सियस के तापमान में यहाँ के लोग इसे हल्की सर्दी कहते हैं। बिल्कुल प्रीति, रशिया में बहुत कड़ाके की सर्द पड़ती है और मतलब आपने जैसा कि जिक्र किया कि -16 में तो नॉर्मल है, लेकिन आपको बता दें कि -50 तक वहां का तापमान गिर जाता है। साइबेरिया के शहर नोविसिबिर्स्क में होने वाले इग्लू फेस्टिवल का नियम है 2.5 घंटे के भीतर बर्फ से गुंबदनुमा इग्लू बनाना है। इग्लू बनाना अनुभवी स्नो आर्टिस्टों के लिए भी आसान नहीं होता और सबसे ज्यादा मुश्किल बर्फ की सिल्लियों को एक दूसरे के ऊपर रखने और गुंबद बनाने में आती है। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए इसकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें और ब्रेक के बाद जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास भी।
हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में 23 फरवरी के नाम क्या बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। 23 फरवरी वर्ष 1881 में महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह का जन्म पंजाब के जालंधर शहर में हुआ था। अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के चाचा थे। भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन पर उनके चाचा का गहरा प्रभाव रहा। 1907 में किसान कानूनों के खिलाफ चलाया गया पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में ही हुआ था। इस आंदोलन के चलते अंग्रेज सरकार ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को 6 महीने के लिए बर्मा के मांडले जेल में डाल दिया था। अजीत सिंह पंजाब के उन पहले आंदोलनकारियों में से एक थे जिन्होंने खुले तौर पर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। अजीत सिंह ने भगत सिंह के पिता किशन सिंह के साथ मिलकर भारत माता सोसाइटी की स्थापना की और अंग्रेज विरोधी किताबें छापनी शुरू कर दी। अजीत सिंह ने दुनिया भर में घूमकर क्रांतिकारियों को संगठित किया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 की वो सुबह भी आई जिसके लिए उन्होंने इतने साल संघर्ष किया। जिस आजादी की राह में उन्होंने अपने भतीजे भगत सिंह को खो दिया, लेकिन आजादी के उस जश्न को वह बाकी लोगों की तरह मना पाते उससे पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थी। सरदार अजीत सिंह का भारत की आजादी के दिन ही 66 साल की उम्र में निधन हो गया। 23 फरवरी वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना हुई। ISO 167 राष्ट्रीय मानक निकायों की सदस्यता के साथ एक स्वतंत्र गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ISO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। 10 लाख से ज्यादा कंपनियों और संस्थान ISO 9001 से सर्टिफाई है। अब तक यह संस्थान लगभग 19,500 अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड प्रकाशित कर चुका है। ATM मशीन हो, लाइट बल्ब, टेलीफोन, कोड या इंटरनेट, हर चीज के लिए मानक मौजूद है ताकि विश्व अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। और इतिहास के पन्नों के बाद आइए अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 9 बजे देखिए हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमिक सूत्र और 9:30 बजे आप देख सकते हैं बिल्स एंड इनसाइट। शाम 7 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं समसामयिक मुद्दे पर बड़ी बहस, मुद्दा आपका। और 7:30 बजे लोकतंत्र से जुड़ी हुई खबरें, लोकतंत्र राउंड अप। रात 8 बजे देखिए दिन भर की बड़ी खबरें आज की खबर में और 8:30 बजे इंग्लिश न्यूज बुलेटिन द न्यूज। रात 9 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश लॉज दैट शेप्ड इंडिया। और रात 9:30 बजे आप देखिए इंग्लिश डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम पर्सपेक्टिव। आज मशहूर अभिनेत्री मधुबाला की पुण्यतिथि है। 4 फरवरी 1933 को जन्मी मधुबाला को उनकी खूबसूरती के चलते वीनस ऑफ हिंदी सिनेमा कहा गया है। फिल्मी दुनिया में मधुबाला का सफर बहुत छोटा रहा। उन्होंने मात्र 36 साल की उम्र में आज ही के दिन साल 1969 में दुनिया से अलविदा कह दिया था। मधुबाला ने हर तरह की फिल्मों में अपनी खूबसूरती और अदाकारी से सबको मोह लिया, फिर चाहे वो मुगलिया सज-धज वाली मुगले आजम हो या फिर किशोर कुमार और बंधुओं के हास्य से भरी चलती का नाम गाड़ी। मधुबाला के दिलकश और शोक अंदाज ने उन्हें यादगार बना दिया। आइए जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मधुबाला के मशहूर गीतों के साथ। फिलहाल मुझे और पराक्रम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। ठंडी हवा काल गता आ ही गई झूम के, यार लिए डोले हंसी नाच जिया घूम के। बैठते चुपचाप यूं ही दिल की खली चूक में, बैठते चुपचाप यूं ही दिल की खली चूक में। दिल ने ये क्या बात कही, रह न सकी सुन के मैं। तूने ये मिथ
क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गए आ आ आ